हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर स्टडी 21। हेलो दोस्तों, डियर स्टडी 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे साइंस का सेकेंड चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे अम्ल, क्षारक और लवण का, मतलब एसिड, बेस और साल्ट का। आज हम लोग इस चैप्टर में अम्ल, क्षारक और लवण के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसके अलावा मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में आपकी जो समझ है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और आप अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को बनाने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, आपके पास अगर मेरी वीडियो किसी तरह से पहुंच रही, तो आप डियर स्टडी 21 जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साइंस के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे धीरे धीरे। अभी लॉकडाउन का समय है, मेरी चैनल थोड़ी सी नई है, इसलिए आपको थोड़े सब्सक्राइबर कम दिख रहे होंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। सब्सक्राइबर कम है लेकिन मटेरियल आपको यहाँ पर सही मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि वो एक गलत धारणाएं बना लेते हैं इस पर, ठीक है। अम्ल का मतलब पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण, ठीक है। अगर क्लास 10 के बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, वो आपको पूछेंगे कि पीएच मान, पीएच जो स्केल है उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है, पीएच परास कहाँ से कहाँ तक होता है, या फिर किसी फल का नाम दे देंगे, बोलेंगे इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे यौगिक, जैसे कि धावन, सोडा, खाने वाला, नमक, इस तरह के उनका सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर वगैरह। तो इन सभी बातों का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप धीरज बनाए रखिए, पैसेंस बनाए रखिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए, वेलकम यू अगेन ऑन डियर स्टडी 21। अम्ल, क्षारक और लवण। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे अम्ल को। अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या होता है? अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आप स्वाद में खट्टे वाले बहुत सारे फल खाए होंगे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, उसमें अम्ल होंगे, मतलब उसमें एसिड पाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही ये क्या है, भौतिक गुण है अम्ल का। अम्ल स्वाद में खट्टा होगा। दूसरा क्या है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम में कि अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप क्या बोलिएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके बाद अगर हम लोग अम्ल की बात करेंगे तो जल में अगर अम्ल को डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, मतलब ये घुलनशील होता है। तो अम्ल के बारे में आपने 3 प्रॉपर्टी देखा, स्वाद में खट्टा होगा, नीला लिटमस को लाल कर देगा और जल में ये घुलनशील होगा। तो आपको याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लिटमस, आप एक वर्ड देखें यहाँ पर, लिटमस। लिटमस क्या होता है मैं आपको बता दूं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, मतलब नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब ये आपको इंडिकेट करता है। मान लीजिए कि ये एक इंडिकेटर है और ये आपको बताएगा कि आपका जो सामान है, आपका जो पदार्थ है वो क्या है, अम्ल है कि क्षार है, उदासीन है, ठीक है। लिटमस एक पौधा से प्राप्त होता है। लिचेन नाम का एक पौधा होता है, उसकी छाल से हम लोग लिटमस पत्र बनाते हैं और उसी लिटमस पत्र पर जब अम्ल डालते हैं तो ये लाल हो जाता है और जब क्षार डालेंगे तो ये नीला हो जाएगा। तो लिटमस पत्र दिखाता है कि जो पदार्थ है वो अम्ल है कि क्षारक है, अपना कलर को चेंज करके, ठीक है। तो क्या लिटमस पत्र के अलावा कोई और भी प्राकृतिक सूचक है? हाँ है, जैसे कि हल्दी भी है। आप गौर करे होंगे कभी आपके कपड़े में अगर खाने के समय कुछ गिर जाते होंगे हल्दी वाले सामान, जब आप उसको धोएंगे ना तो हल्का सा ब्राउन रेडिश टाइप का हो जाएगा, मतलब हल्का सा भूरा लाल टाइप का होता है। तो वो भी आपको बताता है कि उसमें जो साबुन घस रहे वो क्षार है, अम्ल है, क्या है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको अम्ल की बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो मैं फिर से आपको बता दूं, अम्ल क्या है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। इसके साथ ही अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अम्ल जल में घुलनशील होता है। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है जो लिचेन नाम का पौधा से प्राप्त होता है। अम्ल कितने टाइप के होते हैं, तो अम्ल 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, ठीक है। मतलब कार्बनिक अम्ल और शायद अकार्बनिक अम्ल होता होगा। तो 2 टाइप के हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक
एसिड और मिनरल एसिड, आप थोड़ा सा वर्ड सर्च कर लीजिएगा हिंदी में। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है ना जो हम लोग नेचुरल तरीके से तैयार होता है, जैसे कि पौधा हो गया या जानवरों, पौधा या जानवरों से जो एसिड उत्पन्न होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जैसे कि आप अभी सुनते होंगे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बहुत अच्छा चलता है। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स क्या होता है? जिसमें हम लोग किसी भी तरह का खाद वगैरह नहीं डालते हैं, सल्फेट वगैरह, यूरिया वगैरह, वो बिल्कुल नेचुरल होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। यहाँ पर ये पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे कि HCOOH, CH3COOH, एसिटिक एसिड देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड देख सकते हैं। तो ये सब क्या है? कार्बनिक अम्ल है। अकार्बनिक अम्ल क्या होता है? अकार्बनिक अम्ल खनिजों से तैयार होता है। दोनों में अंतर कर पा रहे हैं? ऑर्गेनिक अम्ल पौधों जानवरों से तैयार होगा और ये खनिजों से तैयार होगा, मतलब ऊपर पट्टी में ज़मीन के अंदर जो खनिज होते हैं ना उनसे ये एसिड निकलता है, इसको बोलते हैं मिनरल एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, तो ये सभी है। अब आपको वो सभी बातें बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए, क्लास 10 के स्टूडेंट्स या फिर कोई भी स्टूडेंट जो साइंस पढ़ रहे होंगे। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब अम्ल के, हम लोगों ने भौतिक गुणधर्म को देखा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले निम्बस पत्र को लाल कर देते हैं, तो वो उसका भौतिक गुणधर्म था। अब हम लोग रासायनिक गुणधर्म को अगर देखेंगे तो पहला देखेंगे धातु के साथ अभिक्रिया, मतलब अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या होता है? देखिए, जब हम लोग अम्ल को धातु के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो आप इस बात को याद रख लेंगे कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। एग्जाम्पल देखिए, H2SO4 एक अम्ल है और जिंक एक धातु है। जब ये अम्ल और धातु अभिक्रिया किया तो इधर आके क्या बन गया? ZnSO4 + H2। ZnSO4 जो है, ZnSO4 एक आपका लवण है। ठीक है, और H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो आपने देखा अम्ल ये एक धातु था, तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सेकेंड समझ जाएंगे। सेकेंड क्या है? अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, हमने क्या देखा? अभी धातु के साथ रिएक्शन किया था, मतलब सिर्फ Zn के साथ। अगर वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? मतलब जब अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तब बनेगा लवण और जल तो बनेगा ही, लेकिन और एक बन जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए, जब धातु था तो सिर्फ Zn था, लेकिन धातु कार्बोनेट में क्या हो जाएगा? मान लीजिए धातु कार्बोनेट तो ZnCO3 हो जाएगा, है ना, जिंक कार्बोनेट। तो आप देखिए, जब हम लोग का सिर्फ और सिर्फ धातु था तो लवण और जल हाइड्रोजन गैस बन रहा था, लेकिन यहाँ पर CO2 भी एक निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर CO3 कंपाउंड है ना, तो उससे कहीं ना कहीं एक CO2 का गैस भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए एक धातु कार्बोनेट है, मतलब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब इसको अम्ल के साथ हम लोग मिला दिए HCl के साथ, तो क्या बना लिया? ये Na और Cl मिल करके NaCl बना लिया। इसके साथ ही CO3 का कंपाउंड कुछ CO2 बना लिया और कुछ थोड़ा सा अमाउंट में वाटर भी निकल गया। तो रिएक्शन क्या रख लेंगे? Na2CO3 + HCl, रिएक्शन NaCl + CO2 + H2O। अब अगर अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, ये सभी आपके NCERT बुक से है क्लास 10 के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नज़रअंदाज नहीं करें, या फिर अगर आपको हार्ड लग रहा है ना तो समझने का प्रयास करें। मेरे वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको समझ में आएगा ही आएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब जब अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा तब भी यही चीज़ बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो कितना आसान है, कार्बोनेट रहे या हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे या धातु कार्बोनेट रहे, सबके साथ तो एक ही बन रहा है, लवण, CO2 और H2O। और पहला क्या था? अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा था। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर अम्ल है और ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। क्या बन रहा है हम लोग का? तो Na और Cl मिल करके एक NaCl बना लिया, CO2 टूट करके कुछ अमाउंट में CO2 बना लिया, और ये H मिल करके H2O बना लिया, थोड़ा सा एक ऑक्सीजन को कंपाउंड करके। ठीक है, लेकिन जब अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, मतलब क्षार के साथ, तो फिर लवण और जल ही बनाएंगे। जो अम्ल धातु के साथ बना रहता है ना, वही अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ भी सेम चीज़ बनाएंगे, लवण और जल। जैसे एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जब ये HCl धातु ऑक्साइड, मतलब कॉपर एक धातु है, CuO क्या हो गया? धातु ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड। जब HCl कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? Cu और Cl बन के कॉपर क्लोराइड बनाएगा। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिख रहा होगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो H और O मिलेगा तो क्या बनाएगा?
वाटर बनाएगा H2O। क्लियर है, रिएक्शन बैलेंस नहीं, आप बैलेंस कर भी सकते हैं। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, तो अम्ल जल में घुलनशील होता है, मैंने आपको अम्ल के भौतिक गुणधर्म में बताया। तो अगर अम्ल जल में घुलेगा तो वो कौन सा आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, मतलब H+ आयन देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, मतलब एक मजबूत अम्ल और कमजोर अम्ल का क्या गुण होता है, ये आपका होता है अकॉर्डिंग टू H+ आयन। जो जल में घुल करके जितना ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना कम H+ आयन देगा जल में वो उतना कमजोर एसिड होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है, हाइड्रोनियम आयन, H2SO4 मतलब डाइल्यूट H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HCOOH, CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये सभी वीक एसिड में आते हैं। तो हम लोगों ने अम्ल के बारे में सारी बातें कर ली। मैंने आपको क्या क्या बताया, अम्ल का भौतिक गुणधर्म बताया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लिचेन नाम का पौधा से प्राप्त होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि अम्ल का रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होता है, जिसमें आपको बताया कि अम्ल धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब भी वो लवण और जल बनाता है। इसके बाद जब अम्ल जल में घुलता है तो वो H+ आयन देता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, मतलब सारी बातें मैंने आपको बता दी, मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया है। तो अगर आप नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे साइंस के धीरे धीरे। ठीक है, आप किसी भी स्कूल के हो, डजेंट मैटर, झारखंड के हो, बिहार के हो, तो मैं भी झारखंड में हूँ, रांची में। अब हम बात करेंगे क्षारक का। ठीक है, तो बेस क्या होता है, क्षार। क्षार मैंने जिस तरह पे आपको अम्ल में बताया ना, ठीक उसी तरह से क्षार में बताऊंगा। मतलब मैंने जो नोट्स बनाया है ना, वो काफ़ी मेहनत से और काफ़ी मतलब आपके लिए आसान होगा याद करने के लिए। क्षार क्या होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होगा, पहला बात। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देगा। फिर कुछ क्षार जल में घुलनशील होंगे। मैंने आपको अम्ल में बताया था कि अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। क्षार में क्या बता रहा हूँ कि कुछ जो क्षार है, मतलब कुछ जो बेस होंगे वो जल में घुलनशील होंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और इनको अल्कली कहा जाता है। ठीक है, तो वो भौतिक गुणधर्म, तो भौतिक का मतलब क्या, जो दिखता है, जैसे कि नीला, कड़वा, ये सब आप महसूस कर सकते हैं ना। तो ये सब क्या हो गया, उसका भौतिक गुणधर्म। तो क्षार का रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे रिएक्शंस वगैरह को। ठीक है, जैसे कि जब धातु के साथ क्षार का अभिक्रिया होगा तब ये क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, मतलब सेम चीज़। जब जब अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ हो रहा था तब भी लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा था, और अब जब क्षार का अभिक्रिया होगा किसके साथ, धातु के साथ, तब भी वही चीज़ बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स, देखिए Zn क्या है, एक धातु है, NaOH क्या है, एक क्षार है। मतलब जब धातु क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट, मतलब Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम जिंकेट जो है ना, ये आपका लवण है और ये आपका हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया जब क्षार के साथ होगा तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस, सेम चीज। अधात्विक ऑक्साइड, जैसे कि अधातु, कार्बन क्या है, एक अधातु है, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया तो CO2 बन गया, प्लस बेस मतलब क्षार। क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, मतलब OH है इसमें। ये अभिक्रिया किया तो ये Na और यहाँ पर CO2 मिल करके Na2CO3 का कंपाउंड बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट का, और हाइड्रोजन कुछ अमाउंट से मिल करके हाइड्रोजन मतलब H2O बनाएगा, जल बनाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्षार जो होते हैं बेस, वो भी जल में घुलकर OH- आयन देगा। तो मैंने आपको दो चीज़ बताया, कहा पहला क्या बताया था कि अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देता है, और क्षार जल में घुल करके OH- आयन मतलब हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी बता देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब मजबूत क्षार में सब आता है। और वीक बेस में कौन कौन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। मतलब जितना लंबा कंपाउंड दिखेगा ना, लंबा चौड़ा, समझ जाना कि वो वीक होगा, और जितना शॉर्ट दिखेगा ना, समझ जाना वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए इतना सारा आप जब देख ही लिए हैं, कितना मिनट का वीडियो हो गया मैं एक बार देख लेता हूँ।
नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। चलिए पीएच स्केल का आपको कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ, फिर इसके आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब में दिख जाएगी, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्लास 10 के एग्जाम हो या फिर कोई कंपटीशन के एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इसे क्वेश्चन आता है। तो आप सभी ध्यान से देखिए इसको। पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल दिखाता है हाइड्रोजनियम आयन, मतलब H+ आयन की सांद्रता को ये मापता है, ठीक है। पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है कि कितना है हाइड्रोजन आयन। देखिए ये आपका, आप यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये एक पीएच स्केल है, मतलब पीएच स्केल है। और पीएच स्केल शुरू कहाँ से हो रहा है? 0 से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है? 14 से। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि पीएच परास कितना होता है? तो पीएच परास कितना होता है? 0 से लेकर के 14 तक, ये आपका पीएच परास होता है। एक क्वेश्चन क्लियर है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। 0 से लेकर 14 तक के बीचों बीच में देखिए एक लाइन आपको दिख रहा होगा, जो क्या है? 7 है। और 7 को क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं 7 को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। या फिर किसी भी सॉल्यूशन का, विलयन का अगर पीएच मान 7 है तो वो कैसा विलयन होगा? वो एक उदासीन होगा, ना तो अम्ल होगा ना ही क्षारीय होगा, वो कैसा होगा? उदासीन होगा, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनेंगे इस चैप्टर से, इस कॉन्सेप्ट से, पीएच स्केल से। क्या क्या बनेंगे देखिए। अगर 7 से इधर है, मतलब नीचे की तरफ, मतलब 0 की तरफ, मतलब घट रहा है, तो एक बात याद रखिएगा, जितना इधर जाएगा, जितना कम की ओर जाएगा 7 से, उतना अम्लीय प्रवृत्ति स्ट्रांग होगा, मतलब उतना मजबूत अम्ल होगा, मतलब उतना खतरनाक वाला एसिड होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं अम्लीय प्रवृत्ति, मैंने आपको दिखाया है एरो से, इधर बढ़ रहा है, ठीक है। 7 से जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति उसका बढ़ेगा। मतलब अगर किसी का पीएच मान 5 है और किसी का पीएच मान 3 है, ज़्यादा खट्टा कौन होगा? पीएच मान 3 वाला। क्यों? क्योंकि जितना कम होगा उतना ज़्यादा खट्टा होगा, मतलब उसका अम्लीय प्रवृत्ति उतना मजबूत होगा, ठीक है। अब जस्ट उसके अपोजिट, 7 से जितना अधिक की ओर जाएंगे 14 की तरफ, तो जितना ज़्यादा जाएंगे ना, क्षारीय प्रवृत्ति उतना बढ़ेगा। मतलब अगर किसी का 5 है, सॉरी, अगर किसी का 8 है और अगर किसी का 12 है पीएच मान, तो जिसका पीएच मान 12 है वो अधिक क्षार का होगा। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 7 बीचों बीच वाला पॉइंट है जहाँ पर उदासीन होगा। 7 से नीचे जाएंगे अम्ल खट्टापन बढ़ेगा, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगा। क्लियर है? तो बस यही कॉन्सेप्ट था पीएच स्केल का, और यही बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। कई बार वो टीचर से मिस अंडरस्टूड हो जाते हैं, ठीक है। बट घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आएगा। आराम से सुनिए वीडियो को, एक बार नहीं आप 2 बार देखिए, आराम से देखिए, अपना नोट्स बनाइए। मैं प्रयास करूँगा कुछ दिन बाद आपको इसका पीडीएफ देने का, जिससे आपको बहुत आसानी होगा। शॉर्ट नोट है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उदासीन का पीएच मान 7 होता है। क्लियर है? कुछ पदार्थ है जिनके पीएच मान अक्सर आपके एग्जाम में आता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उदासीन जल का पीएच मान, उदासीन कुछ भी हो, 7 होगा पीएच मान। ब्लड का पीएच मान, खून का कितना होता है? 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एक क्षार है वो कितना होता है? 10 होता है। NaOH जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब मजबूत क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका पीएच मान पूरी 14 होता है, ठीक है। आगे क्या है? तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं पीएच स्केल तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पीएच का इफेक्ट क्या होता है एवरीडे लाइफ में, मतलब हमारी जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में क्या क्या आता है। आप मिट्टी भी आ सकता है उसमें, अम्लीय वर्षा क्या होता है, पाचन तंत्र पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है ना, दांतों पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है पीएच स्केल का। इसके साथ ही यहाँ से तो एक क्वेश्चन कई बार, मतलब हर दूसरा साल में यहाँ से मैट्रिक के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम में, कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए डियर स्टडी 21 को, और थैंक यू अगैन और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और इसी तरह से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लॉकडाउन का मज़ा लीजिए। और बिल्कुल चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।